नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में बोरिंग मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम बोरिंग क्या होती है इसको समझते हैं, फिर बोरिंग कैसे की जाती है उसको समझेंगे और मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम बोरिंग मशीन्स का क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए बोरिंग क्या होती है इसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ड्रिलिंग क्या होती है। ड्रिलिंग होती है मेकिंग ए न्यू होल। किसी भी जॉब में पहले से ही कोई होल नहीं है, यानी जहां पर होल होना चाहिए वहां पर कोई होल अभी नहीं है, हमें यानी वहां पर जॉब सॉलिड है, हमें वहां पर एक नया होल बनाना है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रिलिंग। तो इसमें हमें एक टूल चाहिएगा, कटिंग टूल चाहिएगा जो कि ड्रिल करेगा और इस ऑपरेशन को हम ड्रिलिंग मशीन पर या लेथ पर या और किसी सुटेबल मशीन पर, स्पेशल पर्पस मशीन पर हम इस जॉब को कर सकते हैं। बेसिकली यहां पर हम समझना क्या चाह रहे हैं कि ड्रिलिंग क्या होता है। ड्रिलिंग होता है टू मेक ए न्यू होल। जैसे मैंने यहां पर दिखाया है, ये एक ड्रिलिंग टूल है जिसको हम ड्रिल बिट भी बोलते हैं, और ये एक जॉब है जिसमें पहले से होल नहीं था। अब ये ड्रिल रोटेट होता हुआ इसके अंदर प्रेस किया जाएगा, जॉब में प्रेस किया जाएगा तो जॉब का मटेरियल कटेगा और यहां पर एक नया होल पैदा होगा, जनरेट होगा। ठीक है, अब बोरिंग क्या होती है? बोरिंग होती है कि पहले से ही कोई एग्जिस्टिंग होल है। किसी भी जॉब में एक होल है जिसे या तो अंदर से इंटरनल उसकी फिनिशिंग करनी है या उस होल का डायामीटर बड़ा करना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बोरिंग। तो देखिए बोरिंग जो है यानी इस जैसे ये एक जॉब है, जॉब में ये एग्जिस्टिंग होल है, हमें इसका डायामीटर बड़ा करना है, यानी पहले इसका डायामीटर इतना था और अब उसका डायामीटर हमें ये करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली बोरिंग बोलते किसको है, कहते किसको है? बोरिंग कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसके द्वारा कि हम होल का, एग्जिस्टिंग होल का डायामीटर बढ़ा रहे हैं। तो ये ड्रिलिंग से भी हो सकता है या अलग से बोरिंग टूल के द्वारा भी किया जा सकता है, जिसे हम लेथ पर भी कर सकते हैं। यानी इनडायरेक्टली अगर अपन बात करते हैं तो हम ये क्या कर रहे हैं, अगर ये हम लेथ पर कर रहे हैं तो इंटरनल टर्निंग कर रहे हैं, अंदर से हम इसकी टर्निंग कर रहे हैं। एक एक्सटर्नल टर्निंग होती है, एक इंटरनल टर्निंग होती है। तो देखिए बेसिकली नया कुछ नहीं पढ़ रहे इसमें, लेकिन बोरिंग मशीन्स क्या होती हैं स्पेसिफिकली हमें उस चीज को पढ़ना है। ठीक है, तो यहां पर वापस से समझते हैं बोरिंग क्या होती है। बोरिंग होती है एनलार्जिंग या फिनिशिंग एन एग्जिस्टिंग होल। अब यहां पर फिनिशिंग से क्या मतलब है? जैसे ये जो एग्जिस्टिंग होल है या तो पहले से नहीं था और मशीनिंग के द्वारा इसको बनाया गया, लेकिन फिर हमें इसको बड़ा करना है। अच्छा, बड़ा भी देखिए, एक तो थोरो होता है, बिल्कुल आर पार बड़ा हो सकता है, थ्रू आउट द लेंथ हो सकता है, और एक बिल्कुल थोड़ा सा आगे का हिस्सा, जिसको हम अगर केवल इतना ही, जैसी एग्जिस्टिंग शेप मैंने इसमें दिखाई है, अगर ऐसा ही जॉब बनाना है, यानी केवल यहां से यहां तक कि डायमीटर बड़ा करना है, तो इसको हम बोलते हैं काउंटर बोरिंग। काउंटर बोरिंग बेसिकली ये इसलिए किया जाता है कि कई बार मशीनों में ऐसी सिचुएशन होती है कि जो हम बोल्ट या कोई और फास्टनर इसके अंदर डाल रहे हैं, इस जॉब को किसी टेबल पर कसना है या किसी मशीन के फ्रेम में कसना है, तो इधर से यदि हम इसमें बोल्ट डालते हैं तो उसका हेड प्रोजेक्टेड नहीं रहे, यानी इस जॉब के फेस से बाहर नहीं रहे, इसमें सेट हो जाए। हो सकता है इसके ऊपर कोई और चीज भी चलनी हो, इसके रिलेटिव कोई और चीज इस पर सपोर्ट करनी हो, चलनी हो, तो इसके लिए हमें यहां पर काउंटर बोरिंग करना होता है। तो काउंटर बोरिंग भी हो सकती है, बोरिंग भी हो सकती है, जो ड्रिलिंग टूल के द्वारा भी हो सकती है, बोरिंग टूल के द्वारा भी हो सकती है। बोरिंग का मतलब क्या रहा? एनलार्जिंग या फिनिशिंग एन एग्जिस्टिंग होल। मैं यहां आपको समझा रहा था फिनिशिंग क्या होती है। फिनिशिंग का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं एक इंजन ब्लॉक है, ठीक है, एक इंजन ब्लॉक जिसमें पिस्टन के लिए और पिस्टन के मूवमेंट के लिए वाल्व्स वगैरह रखने, सेट करने के लिए होल्स होते हैं, वो बनता है कास्टिंग से। ठीक है, तो कास्टिंग से जब हम होल
पैदा करते हैं, कास्टिंग के अंदर होल बनाना चाहते हैं, तो वहां पर कोर लगाया जाता है एक। तो कोर के द्वारा भी होल पहले से बना हुआ हो सकता है। यानी जब हमने कास्टिंग को उसमें सांचे में से या मोल्ड में से निकाला, जब वो सॉलिड हो गया, तो उसमें ऑलरेडी होल हो सकता है, लेकिन उसमें फिनिशिंग नहीं होती। ठीक है, तो फिनिशिंग देने के लिए भी हमें बोरिंग का यूज करना हो सकता है। ठीक है, अब देखिए बोरिंग दो सिचुएशन में हो सकती है, दो तरह की परिस्थितियों में हो सकती है। एक तो स्मॉल जॉब है, या जो जॉब है उसमें जो डाया है जो हमें एनलार्ज करना है और बहुत ज्यादा एनलार्ज नहीं करना है, यानी फाइनल जो डाया है वो बहुत ज्यादा नहीं है और जॉब भी बहुत बड़ा नहीं है। यानी इस जॉब को आसानी से हम ड्रिल मशीन के चक में या ड्रिल मशीन के वाइस में या लेथ के चक में या लेथ के फेस प्लेट पे आसानी से इसको हम यदि पकड़ सकते हैं या हैंडल कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसको प्रॉपरली लोकेट कर सकते हैं, तब हम बोरिंग का जो ऑपरेशन है वो ड्रिल मशीन पर या लेथ मशीन पर आसानी से कर सकते हैं। मैं यहां जोर देकर इस चीज को क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि हमें बोरिंग मशीन की जरूरत क्यों हुई, हमें बोरिंग मशीन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एक स्पेशल पर्पज मशीन हो गई। स्पेशल पर्पज का मतलब ये खास तौर पर बोरिंग के लिए ही बनाई जाएगी। इस पे एक दो एक्स्ट्रा इसकी रेंज ऑफ ऑपरेशंस बढ़ाने के लिए हम कुछ अटैचमेंट लगा के इसका जो वर्सेटिलिटी है, यानी इसका स्कोप हम, यानी ये ज्यादा ज्यादा ऑपरेशंस कर सके, वैरायटी ऑफ ऑपरेशन, तो हम कुछ अटैचमेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन मेनली ये मशीन केवल बोरिंग के ही लिए यूज होगी। ठीक है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं या क्यों ये इसका प्रोडक्शन किया जाता है बोरिंग मशीन का, ये इसलिए कि कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जॉब बहुत बड़े होते हैं, उनको उठाकर मशीन पर बहुत आसानी से सेट नहीं किया जा सकता या चक में नहीं पकड़ा जा सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल टरबाइन है, वाटर टरबाइन है, उसका रोटर है, रोटर का जो बीच का हब का जो बोर होगा वो काफी बड़ा होगा, जो होल होगा उसका रोटर का वो काफी बड़ा होगा। इसी तरह से मेरीन इंजन होते हैं, उनके जो शाफ्ट जहां बेयरिंग जहां वो रेस्ट करती है, उनका डाया बहुत बड़ा होता है और उनको यदि हमें फिनिशिंग करना है या बड़ा करना है डाया को, तो उसको हम लेथ या ड्रिल मशीन के द्वारा नहीं कर सकते। यानी बोरिंग मशीन किसके लिए हमने डेवलप की, बहुत बड़े जॉब, हैवी जॉब, जिनमें जो डाया टर्न करना है वो बहुत बड़ा डाया है, उनके लिए हम बोरिंग मशीन यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था बोरिंग मशीन का मेन पर्पस तो डाया को बड़ा करना होता है, एनलार्ज करना होता है, लेकिन हम इसमें स्पेशल टूल्स लगाकर जैसे मिलिंग कर सकते हैं या फेसिंग कर सकते हैं। फेसिंग मतलब ये फेस यदि हमें इसका मशीन करना है, ये वाला फेस मशीन करना है, तो हम इसे भी आसानी से कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे लेथ पर फेसिंग करते हैं। टूल को यों न चलाकर टूल को यों चलाएंगे, ठीक है, तो फेसिंग भी हो जाएगी। ये सभी चीजें मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ड्रिलिंग क्या होती है, बोरिंग क्या होती है और बोरिंग मशीन्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी। ठीक है, अब हम बोरिंग मशीन का कंस्ट्रक्शन समझते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती है। तो देखिए, जब हम मैकेनिकल में किसी भी मशीन के बारे में पढ़ते हैं, मशीन मतलब मशीन टूल, ठीक है, तो पहले तो मैं यहां पर यह समझाना चाहूंगा कि मशीन टूल क्या होता है। मशीन टूल क्या होता है? मशीन देखिए, एक तो होती है मशीन, एक होती है टूल, एक होता है मशीन टूल। ठीक है, तो मशीन टूल क्या होता है? पहले मशीन सिंपली वो एक डिवाइस है जो कि ह्यूमन एफर्ट में हमारी मदद करती है, यानी इंसान जो किसी भी प्रोसेस को करने में जो एफर्ट करता है उसको कम करती है, यानी हमें पावर देती है, किसी यूजफुल वर्क देती है। टूल, या अपन टूल को यह समझते हैं, कटिंग टूल मान लेते हैं एक बार। कटिंग टूल जो जॉब को काटता है, जैसे मान लेते हैं चाकू। चाकू क्या हुआ? एक कटिंग टूल हुआ, ठीक है। और मशीन क्या हुई? जैसे बिजली की मोटर,
अब इन दोनों को यदि हम यूज करें, जैसे मिक्सी क्या हो गई, अगर एक समझाने के लिए बता रहा हूं, मिक्सी क्या हो गई, एक मशीन टूल हो गई। कैसे? वो चीज को, उसके अंदर जो भी हम कुकिंग मटेरियल डालते हैं उसको वो काटती है। अदरवाइज अगर वो मोटर नहीं होती तो हमें हाथ से काटना होता। ठीक ऐसे ही मैकेनिकल वर्कशॉप में मशीन टूल्स होते हैं। यानी यदि जैसे एक जॉब को, जैसे ये एक लोहे का जॉब है, एक पीस है जिसे हमें एक काटना है, यहां एक कट लगाना है इसमें, तो हम किससे लगाएंगे कट? हैंड हैक्सॉ से, जिसको हम आरी भी कहते हैं। लोहा काटने की जो आरी होती है उससे हम कट लगाएंगे। तो जब हम इसमें कट लगाएंगे तो हाथ से अगर लगाते हैं तो इस फ्रेम को हमें हाथ से चलाना होगा। ठीक है, तो यहां पर कटिंग टूल क्या रहा? ये ब्लेड। ठीक है, लेकिन यदि इसे हम मशीन में फिट कर दें, यानी इसको चलाने की पावर बिजली की मोटर से लेते हैं, तो जो भी मशीन ये कार्य करती है वो क्या कहलाएगी? मशीन टूल। यानी वो मशीन टूल का नाम मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूं, क्या होगा? पावर हैक्सॉ। ठीक है, ठीक ऐसे ही, यानी क्या मतलब रहा? मशीन टूल क्या होते हैं? मशीन टूल वे उपकरण या मशीन है जो कि किसी भी जॉब को काटने या उसको कोई रूप देने, फॉर्म देने के काम आते हैं। यानी उसमें मटेरियल रिमूवल होगा, धातु या पदार्थ या माल उसमें से कटकर अलग होगा, और पावर उसको बिजली की मोटर से या इंजन से मिलेगी। तो कहने का मतलब क्या है? मशीन टूल वह मशीन है जो कि अन्य मशीनों के पार्ट्स बनाने में सक्षम होती है, कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द पार्ट्स ऑफ अदर मशीन्स और इटसेल्फ, या खुद के पार्ट्स बनाने में भी संभव होती है। जैसे लेथ मशीन है, लेथ मशीन पर हम कटिंग करके अन्य मशीनों के पार्ट्स बना सकते हैं, या लेथ मशीन के खुद के भी बना सकते हैं। तो मशीन टूल क्या होते हैं? मशीन टूल्स वे उपकरण या मशीनें हैं जो कि कटिंग करती है, धातु या किसी भी पदार्थ की कटिंग करती है और एक डिजायर्ड शेप उस जॉब को देती है। तो देखिए, मैंने मशीन टूल क्यों बताया? जब भी हम मैकेनिकल में मशीन टूल्स के बारे में पढ़ते हैं, यानी उनका कंस्ट्रक्शन एंड उनकी वर्किंग, तो देखिए मशीन टूल में क्या क्या होना चाहिए वो मैं यहाँ पर असेंशियल पार्ट्स के बारे में बात कर रहा हूं। अभी मैं बोरिंग मशीन के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। कोई भी मशीन टूल हो सकता है जिसमें असेंशियल पार्ट्स क्या क्या होने चाहिए। तो देखिए उसमें क्या होना चाहिए? किसी भी मशीन का एक पार्ट होगा बेड या बेस, यानी आधार मजबूत आधार होगा, क्योंकि मैकेनिकल मशीन्स में फोर्सेस बहुत ज्यादा पैदा होते हैं तथा जो कटिंग स्पीड होती है वो भी डिपेंड करती है। कई बार कटिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, जैसे ग्राइंडिंग मशीन है उसमें कटिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है, व्हील बहुत ज्यादा आरपीएम पर घूमता है। या जैसे मान लेते हैं मिलिंग मशीन है, तो मिलिंग मशीन में कटिंग फोर्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए जो मशीन है वो बहुत मजबूत, सॉलिड, ठोस बेस पर टिकी हुई होती है। यानी मशीन का एक आधार या बेड होता है या बेस होता है। ठीक है, फिर देखिए मशीन में क्या क्या और होना चाहिए? जॉब कटेगा, यानी इसलिए जॉब को पकड़ने की कोई डिवाइस उसमें होनी चाहिए मशीन के अंदर, मशीन टूल के अंदर। कौन काटेगा इसको? कटिंग टूल काटेगा। तो कटिंग टूल को होल्ड करने की भी कोई ना कोई युक्ति होनी चाहिए। फिर इनको चलाएगा कौन? पावर होनी चाहिए, चाहे वो इंजन से हो चाहे बिजली की मोटर हो, यानी पावर की व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए मान लेते हैं ये एक जॉब है, ठीक है, जैसे लेथ की बात करते हैं, और हमें टर्निंग करनी है। ये टर्निंग टूल है, ये इधर चलेगा और ये जॉब यो घूमेगा तो टर्निंग होगी। अब देखिए मान लेते हैं कि जॉब घूम रहा है, बिजली की मोटर की पावर से जॉब स्पिंडल चक में या कसा हुआ है और ये चक घूमता है और कटिंग टूल भी है। अब देखिए चीज ये है, बेड बेस है जिस पर ये सब टिके हुए हैं, जॉब होल्डिंग डिवाइस है, चक है, टूल होल्डिंग डिवाइस या टूल को भी पकड़ रखा है, पावर है, यानी बिजली की मोटर से ये जॉब भी घूम रहा है। तो लेथ में जो होना चाहिए सब कुछ है, लेकिन क्या कटिंग हो जाएगी? मुझे ये बताइए, क्या कटिंग संभव है? इस सिचुएशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टूल को इधर चलाना भी जरूरी है।
क्या मतलब है? मतलब यह है कि मशीन में कोई भी मशीन टूल हो सकता है, उसमें ये व्यवस्था, ये अरेंजमेंट बहुत जरूरी है। इन चारों के अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिलेटिव मोशन, अर्थात जॉब और कटिंग टूल के बीच में कोई ना कोई सापेक्ष गति होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें टर्निंग करनी है तो जॉब ये रोटेट होना चाहिए एक्सिस के अबाउट, और कटिंग टूल इधर चलना चाहिए। थोड़ी हम इसको यहाँ पर डेप्थ ऑफ कट दे देंगे, यानी थोड़ा सा जॉब की जो इसका पृष्ठ है, यानी इसकी जो परिधि है उससे थोड़ा सा अंदर, फिर इसको इधर चलाएंगे तो यहाँ पर कटिंग होगी, यो कटिंग होगी। ठीक है, तो ये व्यास कम हो जाएगा। क्यों संभव हुआ? क्योंकि ये टूल इस जॉब के सापेक्ष इधर चला। साथ ही साथ एक चीज और देखिए यहां पर कि ये जो गति है यानी रिलेटिव मोशन है, इसके सापेक्ष ये टूल कैसे चल रहा है, या उल्टा बोले ड्रिलिंग मशीन हो सकती है, या यहां पर टेल स्टॉक में यदि मैं ड्रिल लगा दूं तो टूल के सापेक्ष जॉब कैसे चल रहा है। यानी सापेक्ष गति पर यह निर्भर करेगा कि कैसी आकृति हमें इस जॉब की प्राप्त होगी। अगर मैं इसको उल्टा समझाना चाहूं, मान लेते हैं हम इस जॉब की बेलनाकार आकृति चाहते हैं, तो हमें किस तरह से टूल को चलाना होगा, यानी सापेक्ष गति कैसी देनी होगी। जॉब तो यूं घूम रहा है, टूल को यदि मैं इस दिशा में चलाऊंगा यानी अक्षीय दिशा में, एक्सियल डायरेक्शन चलाऊंगा, तो सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार सरफेस हमें प्राप्त होगा। अगर मैं इसी टूल को अक्ष के 90 डिग्री पर चलाता हूं तो हमें यहां पर एक प्लेन सरफेस प्राप्त होगा, यानी क्या होगी, फेसिंग। तो यहां पर एक गौर से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्या, रिलेटिव मोशन। हर मशीन टूल में हमें ये प्रावधान या ये प्रोविजन करना होगा कि विभिन्न प्रकार के रिलेटिव मोशन कैसे प्रदान किए जाएं। मशीन टूल्स में ये कैसे प्रदान किए जाते हैं, जैसे जैसे मैं मशीन टूल पढ़ाता जाऊंगा आपको बताता जाऊंगा। एक मैं कॉमन लेक्चर में जरूर ये बताऊंगा कि जो मेन मैकेनिज्म होते हैं किसी भी मैकेनिकल मशीन में, कौन कौन से मेन मैकेनिज्म यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लीड स्क्रू यूज होगा, ठीक है, डोवेटेल गाइडवेज यूज होंगे, स्विवेल प्लेट यूज होगी, ठीक है, नट एंड स्क्रू मैकेनिज्म यूज होगा। क्लियर है चीज? तो ये वो कॉमन चीजें हैं जो किसी भी मैकेनिकल डिवाइस में चाहिए। तो ये कैसे वर्क करते हैं, इनको भी मैं एक लेक्चर में समझाऊंगा, जिसका लिंक मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आप उसे भी समझ सके। तो देखिए यहां पर मशीन टूल में हमें क्या क्या चाहिए। मशीन टूल में जो एसेंशियल पार्ट्स हैं, इनके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी एडिशनल जो भी चीजें होंगी वो इस कटिंग प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए या मशीन की रेंज को बढ़ाने के लिए, यानी भिन्न भिन्न तरह के विभिन्न प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस किए जा सके, उनके लिए जरूरी होंगी, या इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। जैसे मान लेते कूलेंट, कूलेंट किस लिए होगा, इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, या जॉब की फिनिश को, यानी जॉब जले नहीं, हीट आसानी से डिसिपेट हो जाए। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए रोशनी के लिए इल्यूमिनेशन लैंप होगा या ऑटोमेशन होगा, तो वो ऑटोमेशन का मतलब क्या हुआ कि अपने आप ही मशीन काम करेगी, तो वो एक एडिशनल फीचर्स है, ठीक है। लेकिन ये एसेंशियल पार्ट्स हैं जो जरूरी हैं हर एक मशीन टूल में, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं बोरिंग मशीन। देखिए बोरिंग मशीन क्या होती है मैंने बता दिया। अब इसका क्लासिफिकेशन, यानी कितने तरह की बोरिंग मशीन हो सकती है। तो देखिए क्लासिफिकेशन हम इसका बाद में पढ़ेंगे, यानी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम पहले ये समझेंगे कि बोरिंग मशीन का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, कैसे वो वर्क करती है, ठीक है, यानी वर्किंग ऑफ द बोरिंग मशीन। क्यों? जब हमें वो समझ में आएगा कि कंस्ट्रक्शन क्या होता है, बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है और वर्किंग क्या होती है, उसके बाद ही हम क्लासिफिकेशन को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहां समझाने के लिए हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन को लिया है, ठीक है। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन का ब्लॉक डायग्राम है। ये डायग्राम केवल एक आइडिया देने के लिए है कि बोरिंग मशीन में क्या क्या होता है। तो जब भी एग्जाम में आपसे बोरिंग मशीन का डिस्क्रिप्शन, उसकी वर्किंग पूछी जाती है, तो आप इसी तरह का डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए इसमें ये डायग्राम बेसिकली एक 3D व्यू बनाने की कोशिश की है, तो आप केवल एक ब्लॉक डायग्राम के द्वारा ही इसको समझाएंगे। और जनरली ये हर एक अच्छी
वर्कशॉप टेक्नोलॉजी की एक अच्छी किताब में ये डायग्राम मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो मैंने आपको बताया था वो कौन कौन से बेसिक पार्ट्स हैं। ये बेड है, ठीक है, ये टूल होल्डिंग डिवाइस है, यहां पर ये पावर है, ठीक है, इसके बाद में ये जॉब होल्डिंग डिवाइस है। क्लियर है चीज। तो बेस हो गया, जॉब होल्डिंग डिवाइस होगी, मैं समझाऊंगा कैसे जॉब पकड़ा जाता है इस पर। जॉब होल्डिंग डिवाइस हो गई, ये कटिंग टूल होल्डिंग डिवाइस हो गई, यहां पर ये पावर हो गई। अब रिलेटिव मोशन कैसे होगा? रिलेटिव मोशन देखिए एरो के द्वारा मैंने यहां पर दिखाए हैं, इस तरह से ये रिलेटिव मोशन होते हैं इनके आपस में। जैसा भी हमें इसकी शेप चाहिए, फिनिशिंग जो फिनिश सरफेस चाहिए उसके हिसाब से हम इनको मोशन देते हैं। तो बेसिकली ये एक कंप्लीट मशीन नहीं है, केवल एक इलस्ट्रेशन है कि मशीन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो कैसे अरेंज होते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहां कहां पर होते हैं और ये चलते कैसे हैं, इनको डिटेल में अब मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या पार्ट है, हम यहां से शुरू होते हैं, बेस या बेड। देखिए बेड, ये मशीन आपको एक मैं आइडिया दूं तो ये मशीन इतनी होती है कि इस कॉलम के हाइट एक एवरेज जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी हाइट की 1.5 टाइम्स तक होती है। तो आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि ये कितनी भारी मशीन होती है। क्लियर है चीज। और ये कई बार तो ये इतनी भारी होती है कि जॉब को जमीन पर रखना पड़ता है, जॉब प्लेट पर यानी फ्लोर प्लेट पर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो क्लिप्स आपको इस लेक्चर के बाद में आपको देखने को मिले। ठीक है, तो अब देखिए कि ये बेड किस चीज का बना हुआ होता है? बेड रूटीन यानी जनरली जो बेड होता है वो कास्ट आयरन का बना हुआ था। हर एक मशीन का बेड जो है कास्ट आयरन का बना होता है। क्यों? क्योंकि एक तो इसकी कास्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत आसानी से इसको कास्ट किया जा सकता है, मोल्डिंग करके इसके सांचे में इसको ढालकर बनाया जा सकता है। दूसरा, इसका ये जो है इसकी शॉक एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि मशीन्स, मैकेनिकल मशीन्स में, विशेष तौर पर मशीन टूल्स में जहां बहुत हैवी कटिंग फोर्सेस एक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा इस पर कटिंग फोर्सेस लगते हैं, जर्क लगते हैं, शॉक लगते हैं, इंपैक्ट लोड आता है, तो वो सभी चीजें कास्ट आयरन आसानी से उनको बियर कर लेता है, उनको सहन कर लेता है। ठीक है, कास्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, यानी इसको बहुत आसानी से कास्ट किया जा सकता है। एक और इसकी जो खास बात है यानी विशेष प्रॉपर्टी, इसकी मशीनेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, यानी कास्टिंग से बनाया फिर इसकी मशीनिंग करते हैं तो बहुत आसानी से इसकी मशीनिंग हो जाती है। क्लियर है चीज। फिर इसमें ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी भी होती है, सेल्फ ल्यूब्रिकेशन प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। क्लियर है चीज। तो जो बेस है वो बहुत हैवी बनाया जाता है, और ये जैसे अगर अंदर से खोखला है तो इसमें रिब्स होती हैं। रिब्स का मतलब जैसे आपने मोबाइल के टावर देखे होंगे, मोबाइल कम्युनिकेशन के जो नेटवर्क के टावर लगे हुए होते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर, तो उनमें इस तरह से बड़े खड़े मेंबर होते हैं, ये खड़े मेंबर होते हैं, और इनमें इस तरह से क्रॉस मेंबर्स होते हैं जो इसको मजबूती देने के लिए होते हैं। जैसे रेलवे ब्रिजेस में भी आपने देखोगे, ये कहलाती है रिब्स, RIBS, रिब्स। तो इसमें भी अंदर रिब्स होती है मजबूती देने के लिए। साथ ही साथ ये बहुत सारे जो इंटरनल मैकेनिज्म है जो इनको चलाने के लिए, जो लीड स्क्रू वगैरह होते हैं, या कूलेंट पंप होता है, कूलेंट टैंक होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स हो सकती हैं, वो सभी इस बेड में भी हो सकती हैं। क्लियर है चीज। तो यहां पर यहां से अपन ने शुरू किया बेड। अब बेड पर देखिए जैसा यहां दिख रहा है, 2 कॉलम होते हैं, एक कॉलम इधर होता है, ये कॉलम है, दूसरा कॉलम ये है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, देखिए पहले मैं थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर दूं कि बोरिंग होती कैसे है। क्लियर है चीज। तो देखिए बोरिंग इस तरह से होती है कि ये एक जॉब है, ये एक जॉब है, हैवी जॉब मैं यहां पर बना के बता रहा हूं आपको। ये एक जॉब है जिसका ये इंटरनल डायमीटर है, हमें इसको बड़ा करना है। ठीक है, तो जो मशीन मैंने आपको अभी दिखाई थी उसकी थोड़ी सी वर्किंग मैं आपको समझाता हूं कि ये इधर कॉलम है, ये इसका बेस है, और ये दूसरा कॉलम है। अभी मैं डिटेल में इसको समझाऊंगा। तो देखिए होता क्या है, यहां पर एक रॉड होती है जिसको हम बोलते हैं बोरिंग
बार, ठीक है, ये बोरिंग बार है, ठीक है, और इस पर यहां पर कटिंग टूल लगा हुआ है और जॉब नहीं घूमता है, जॉब स्टेशनरी रहता है। लेथ में जॉब घूमता है, टूल सरल रेखीय गति करता है यानी लीनियर मोशन करता है। यहां पर जॉब अपनी जगह पर रहता है, ये टूल आगे पीछे चलता है, साथ ही साथ रोटेरी मोशन भी करता है। क्लियर है चीज? तो अब ये जॉब किस पर टिकेगा? यहां टेबल पर। मैं टेबल टाइप बोरिंग मशीन की बात कर रहा हूं, टेबल पर टिकेगा। अब होता क्या, कई बार ये जॉब बहुत लंबा होता है और हमें थ्रू होल बोरिंग करनी है, थ्रू बोरिंग करनी है, बिल्कुल आर पार। तो क्या होगा कि ये जो बोरिंग बार है ये काफी लंबी होगी, ये काफी लंबी होगी। जब ये लंबी होगी और इस पर कटिंग फोर्सेस लगेंगे और यहां इसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ये जो बोरिंग बार है, ये बोरिंग बार कटिंग फोर्सेस के कारण ये डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे टेढ़ी होगी। एक तरह से इनडायरेक्टली अगर ये सपोर्ट नहीं है और केवल इधर सपोर्ट है तो कैंटिलीवर की तरह हो गई। जैसा अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं तो कैंटिलीवर ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तो ये जॉब सही नहीं बनेगा। कहने का मतलब क्या रहा कि हमें ये जो बोरिंग बार है इसके दूसरे एंड को, जो फ्री एंड है, इसको यहां पर सपोर्ट देना होगा। क्लियर है चीज? तो दूसरा कॉलम इसलिए बनाया जाता है। अब आपको मोटे तौर पर यह आइडिया हो गया कि बोरिंग कैसे करते हैं बड़े जॉब्स की और बड़े डायामीटर की, ठीक है। तो अब मैं आपको आगे ये कंस्ट्रक्शन समझाता हूं। तो देखिए इसमें अब क्या क्या चीज होती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये बेस हो गया। बेस पर गाइडवेज भी बने हुए होते हैं। गाइडवेज कैसे होते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो बेसिक मैकेनिज्म मशीन्स में यूज होते हैं, ये मैं आपको अलग से एक लेक्चर में समझाऊंगा। तो यहां पर अब आप देखिए, ये एक वर्टिकल कॉलम है जो एक बॉक्स की शेप का होता है। ये भी बहुत हैवी स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर भी रिब्स वगैरह होती हैं, मजबूती देने के लिए इसमें रिब्स होती हैं, इस तरह के क्रॉस मेंबर्स होते हैं। इसमें भी इसी तरह से संरचना होती है, बनावट होती है। अब ये दो कॉलम है, ये कहलाता है मेन कॉलम, ये वाला कहलाता है मेन कॉलम, और ये कहलाता है एंड सपोर्ट। ये जो है एंड सपोर्ट कॉलम कहलाता है। जैसा मैंने उसमें बताया था, बोरिंग बार का जो दूसरा एंड है, फ्री एंड है, वो यहां पर इसमें बेरिंग होती है, उसमें आकर वो टिकता है, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉलम है, इस कॉलम में फ्रंट साइड में यानी यहां पर गाइडवेज होते हैं। देखिए गाइडवेज में बार बार आपको बोल रहा हूं, गाइडवेज, ठीक है। गाइड का मतलब एक सही डायरेक्शन में चलाना, वेज का मतलब रास्ता, यानी इनके ऊपर ऐसे रास्ते बने हुए होते हैं जो दूसरी चीज को इसके ऊपर बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलाते हैं, यानी जिस डायरेक्शन में चलना चाहिए उसी में चलाते हैं। यदि मैं बहुत कॉमन लैंग्वेज में बात करूं तो इनके ऊपर पटरियां बनी हुई होती हैं। पटरियां मतलब जैसे पटरी है वैसे ट्रेन वैसे ही चलेगी, यानी हम जैसे चलाना चाहते हैं वैसे ही पटरी लगाते हैं और ट्रेन उसके ऊपर उसी डायरेक्शन में चलती है। ठीक इसी तरीके से ये जो कॉलम है यानी मेन कॉलम है, इस पर फ्रंट, इसके फ्रंट फेस पर यहां पर दो पटरियां होती हैं, ठीक है। पटरियां हालांकि मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं, इनको पटरियां नहीं बोलेंगे, इनको हम गाइडवेज ही बोलेंगे। गाइडवेज, दो गाइडवेज होते हैं। क्लियर है चीज? उन गाइडवेज के ऊपर ये जो हेड स्टॉक है, देखिए किसी भी मशीन में जब हम मशीन टूल में हम बोलते हैं हेड स्टॉक, इसका मतलब ये है, स्टॉक का मतलब पूरा ये ब्लॉक, हेड स्टॉक का मतलब होगा कि उसमें मोटर होगी, गियर बॉक्स होगा, अलग अलग स्पीड के लिए गियर बॉक्स होगा, और स्पिंडल होगा। स्पिंडल उसको बोलते हैं, मशीन के उस पार्ट को स्पिंडल बोलते हैं जिसको कि बिजली की मोटर के द्वारा पावर मिलती है, और मेन कटिंग के लिए जो मेन जो मोशन है वो जिस शाफ्ट को मिलता है या जिस खोखली शाफ्ट को मिलता है, जिस पर जॉब या टूल कुछ भी कसा जा सकता है, उसे हम बोलते हैं स्पिंडल, ठीक है। तो हेड स्टॉक क्या होता है? ये वो असेंबली होती है जिसमें मोटर भी लगी हुई होगी, स्पिंडल लगा हुआ होगा, अलग अलग तरह के इसके अंदर बहुत तरह के गियर्स लगे हुए होंगे जो इसकी स्पीड को चेंज करेंगे या इसकी फीड रेट को चेंज करेंगे, आगे पीछे सरकेगा, उसकी स्पीड कितनी होगी सरकने की, वो सब इसके अंदर व्यवस्था होती है। इसको बोलते हैं हेड स्टॉक, जैसे लेथ में होता है,
चक जिस पर लगाया जाता है वो स्पिंडल होता है, और स्पिंडल किस में होता है, हेड स्टॉक में होता है। क्लियर है चीज। तो ये किसी भी मशीन टूल के लिए कॉमन नाम है। तो ये हो गया हेड स्टॉक। क्लियर है चीज। तो हेड स्टॉक, अब मैं यदि आपसे पूछूं हेड स्टॉक किस पर माउंटेड होता है, मेन कॉलम पर। ठीक है। और मेन कॉलम पर ये अप और डाउन, ऊपर नीचे गति कर सकता है। देखिए इसमें मैंने जितनी भी प्रकार की गति दिखाई है या जितनी भी गतियां मैं डिस्कस करूंगा, ये ऊपर नीचे मैनुअल भी किया जा सकता है और पावर्ड भी हो सकता है, यानी ऑटोमेटिक। इसमें जो मशीन की मोटर की पावर है उससे भी इसको रैपिड ट्रेवर्स किया जा सकता है, यानी तेजी से हमें ऊपर नीचे लाना है तब हम उससे भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे चलाना है तो वो भी कर सकते हैं, और मैनुअल भी कर सकते हैं। यानी सारी जो, चूंकि ये बहुत भारी भरकम मशीन है, ये पार्ट्स बहुत भारी होते हैं, इनको मैनुअल चलाना बहुत एफर्ट चाहिए, तो हर चीज इसमें मोटराइज्ड भी होती है। क्लियर है चीज। तो इस मेन कॉलम पर ये माउंटेड होता है। वैसे अगर बात करें तो एक सिंपल एक स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट इसके अंदर नहीं होता है, केवल ये इस हेड स्टॉक को ऊपर नीचे मोशन देने के काम आता है। ध्यान रखिए ये हेड स्टॉक जो है अपनी जगह पर स्टेशनरी होता है, ये इस तरह से, यानी इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, या खुद हेड स्टॉक ऊपर नीचे कहीं भी नहीं चलता है, एक फिक्स स्ट्रक्चर है। लेकिन इसके ऊपर ये मेन कॉलम कहीं भी मूवमेंट नहीं करता है, केवल इसके फ्रंट फेस पर हेड स्टॉक ऊपर नीचे चल सकता है। क्लियर है चीज। अब हेड स्टॉक के बारे में अच्छा एक चीज और है, ये अंदर से खोखला होता है और इसमें रिब्स होती है मजबूती देने के लिए। मैंने जैसा आपको बताया बहुत भारी भरकम संरचना होती है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ये जिन गाइडवेज पर चलेगा वजन इस पर नीचे पड़ेगा, तो ये नीचे सरकने की कोशिश करेगा, बेयरिंग्स पर लोड पड़ेगा। क्लियर चीज। और इन गाइडवेज पर भी लोड पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए इसका एक काउंटर वेट, यानी इसको चेन के द्वारा इस तरह से यहां से इसे चेन बांध के और इसके पीछे की साइड में एक वजन लटका देते हैं, वो उसको हम बोलते हैं काउंटर वेट, ताकि वो इसको बैलेंस कर सके। और इसको ऊपर नीचे सरकाने में बहुत ज्यादा हमें एफर्ट नहीं लगाने होते हैं यदि हम इसमें काउंटर वेट लगा देते हैं। काउंटर वेट में आपको यदि एक सिंपल उदाहरण देना चाहूं, अगर आपने रेलवे के सिग्नल या रेलवे की बिजली की लाइन देखी हो जो पटरियों के ऊपर चलती है, तो उनके जो पोल्स होते हैं वहां पर देखना बहुत भारी भरकम वेट्स लटके हुए होते हैं, उनको बोलते हैं काउंटर वेट्स। ठीक है। ठीक उसी तरह से इस पर भी लटके हुए होते हैं। तो अब हम आते हैं इस हेड स्टॉक में क्या क्या होता है। ठीक है। देखिए हेड स्टॉक मैंने दिखाया, ये ऊपर नीचे गति कर सकता है, इस पे गाइडवेज पर गति करता है, ये स्वतः ही यानी मोटराइज्ड पावर से गति करे, तो इसके और इसके बीच में एक लीड स्क्रू बोल सकते हैं, जैसे लेथ में होता है वो लगा हुआ होता है, लीड स्क्रू कुछ नहीं होता है। इसमें यहां से यहां तक वर्टिकल यहां से यहां तक एक चूड़ीदार शाफ्ट होती है, और उसका नट जो उस पर नट चढ़ा हुआ है वो इस हेड स्टॉक से जुड़ा हुआ है। यानी अगर मैं बिजली की मोटर से इस शाफ्ट को घुमाऊंगा तो नट ऊपर नीचे चलेगा, तो ये हेड स्टॉक भी ऊपर नीचे चलेगा। यहां तक क्लियर है। तो इस तरह से इसका मूवमेंट होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखिए इसके अंदर गियर बॉक्स होता है, बहुत तरह के इसमें गियर्स लगे हुए होते हैं, वो इसको एक रेंज ऑफ स्पीड स्पिंडल को प्रदान करते हैं। क्लियर है चीज। बेयरिंग्स होती है जिन पर ये स्पिंडल टिका हुआ होता है। स्पिंडल कैसी बनावट होती है जो मैं भी आपको समझाऊंगा। पीछे इसमें मोटर होती है जो स्पिंडल को पावर देती है, और एक हेड स्टॉक एक्सटेंशन होता है, यानी हेड स्टॉक का पीछे की तरफ बढ़ा हुआ हिस्सा होता है, पीछे की तरफ निकला हुआ एक हिस्सा होता है। ये क्यों होता है ये भी मैं आपको भी समझाऊंगा। तो देखिए मोटे तौर पर हेड स्टॉक में क्या क्या होता है। मोटे तौर पर देखें तो हेड स्टॉक में गियर बॉक्स हो गया, मोटर हो गई और स्पिंडल हो गया। क्लियर है चीज। अब यहां पर जो स्पिंडल होता है, दो स्पिंडल होते हैं। यदि हम इसे देखें तो दो स्पिंडल होते हैं। कैसे होते हैं दो स्पिंडल, मैं यहां समझाता हूं आपको। देखिए अगर मैं इसको इधर से देखूं तो एक फेस प्लेट टाइप एक स्पिंडल होगा, उसके ऊपर ये फेस प्लेट टाइप लगी हुई होगी। ये एक फेस प्लेट या ये फ्लैंज,
FLANG, फ्लैंज यानी एक गोल लोहे की डिस्क है, ठीक है। इस पर भी यहाँ पर गाइडवेज बने हुए होते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक गोल डिस्क होती है और इसमें जो होल है इसमें एक एक्स्ट्रा और होलो शाफ्ट होती है, यानी ये अलग घूम सकता है, अलग स्पीड से घूम सकता है और ये अलग स्पीड से घूम सकता है, ठीक है। क्लियर है चीज। ये दो स्पिंडल कैसे हैं, जैसे यहां पर ये जो फ्लैंज मैंने दिखाया ये वीडियो में बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ये जो फ्लैंज मैंने यहां पर दिखाया वो फ्लैंज शाफ्ट पर यहां लगा हुआ होता है, ठीक वैसे ही होता है जैसे लेथ का चक। अब लेथ में यदि ये चक होता तो क्या चक यूं चलता, इधर उधर नहीं चलता, केवल अपनी जगह पर स्थिर होकर ये घूमता। अब चक में जो बीच में होल होता है, जो आर पार होता है लेथ में, उसमें एक स्पिंडल और है जो मैंने यहां पर दिखाया है, ठीक है। यानी चक तो ये घूमेगा ही घूमेगा, इसके अंदर एक स्पिंडल और है जो ये मैंने दिखाया है, ये उस चक के बीच के होल में सपोर्टेड होता है और इंडिपेंडेंटली घूमता है, यानी चक की गति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसकी गति का चक की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने चक बोला है लेकिन बेसिकली चक नहीं होता, एक फ्लैंज होता है। अब दो स्पिंडल क्यों लगाए? दो स्पिंडल हमने इसलिए लगाए क्योंकि ये जो स्पिंडल है, ये वाला, ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल ट्रैवर्स भी कर सकता है, यानी हेड स्टॉक तो यहीं रहेगा, ये जो स्पिंडल है ये हेड स्टॉक यहीं रहेगा और स्पिंडल यूं आगे सरक सकता है, यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ये इस तरह से गति कर सकता है, ठीक है। यानी अब एक स्पिंडल तो यहां पर फिक्स है, यानी वो यूं गति नहीं कर सकता, केवल रोटेशनल मोशन कर सकता है, दूसरा रोटेशनल के साथ साथ आगे पीछे भी सरक सकता है। क्लियर है चीज। इसीलिए मैंने ये हेड स्टॉक एक्सटेंशन पीछे बनाया है। क्यों? क्योंकि इसको आगे पीछे ट्रेवर्स करने के लिए जो रैक एंड पिनियन व्यवस्था होती है, या मान लेते हैं लीड स्क्रू वगैरह जो लगा हुआ होता है, वो इस एक्सटेंशन में ही लगा हुआ होता है। यहां तक क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल बेसिकली दो लगे हुए होते हैं, एक फ्लैंज टाइप होता है और एक शाफ्ट की तरह का होता है। इसमें टेपर्ड स्लीव लगी होती है जिसमें कि टूल को पकड़ा जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे ड्रिल मशीन में ड्रिल को पकड़ा जाता है। ड्रिल जो है टेपर्ड उसका शैंक होता है, इस तरह से टेपर्ड शैंक होता है इसका, ठीक है। ड्रिल का शैंक इस तरह से टेपर्ड होता है जिसको हम जोर से, जैसे ये है, ये टेपर्ड है, इसको मैं स्लीव में जोर से पुश करूंगा, मोर्स टेपर वगैरह होते हैं जिनसे आसानी से इसमें ग्रिप हो जाता है और घूम सकता है स्पिंडल के साथ। क्लियर है चीज। तो यहां पर मैं समझता हूं कि आपको अब बिल्कुल क्लियर है कि ये क्या व्यवस्था है। तो इसमें हम बोरिंग बार या बोरिंग टूल इसमें भी पकड़ सकते हैं, या जो यहाँ पर फ्लैंज है उसमें भी पकड़ सकते हैं। मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि ये बिल्कुल क्लियर अलग दिखता है और ये अलग होता है। अब आता है जॉब होल्डिंग डिवाइस। ये देखिए मैं जो डिस्कस कर रहा हूं ये कैसी है, ये टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन है, यानी इस पर जॉब जो है वो इस टेबल पर माउंट होगा, इस टेबल पर कसा जाएगा। ये टेबल यूं ट्रेवल कर सकती है। अब देखिए ये तीनों व्यवस्थाएं, हम तीन इसलिए कर रहे हैं, इसमें एक चीज और होती है, इसको अपन समझते हैं कैसे होता है ये। देखिए बेड के ऊपर यहां पर गाइडवेज बने हुए होते हैं, इन गाइडवेज पर तो ये सैडल्स होता है। गाइडवेज क्या होता है मैं अभी आपको समझा दूंगा। गाइडवेज पर ये सैडल टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी कौन सी दिशा होगी सैडल के चलने की? सैडल के चलने की दिशा होगी लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल हम किसको बोलते हैं? एक्सिस की डायरेक्शन। किसकी एक्सिस? स्पिंडल की जो रोटेशन की डायरेक्शन होती है उसको हम मशीन की एक्सिस बोलते हैं। तो देखिए ये स्पिंडल ऐसे ही रोटेट हो रहा है, ये स्पिंडल, ये जो स्पिंडल है ये ऐसे ही रोटेट हो रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ये हो गई, ठीक है। इसीलिए हम इसको हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन भी बोलते हैं। किसी भी मशीन को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हम किस चीज को ध्यान में रखकर बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? जो उसका मेन स्पिंडल होता है जिसको की पावर मिलती है, उस मेन स्पिंडल की एक्सिस ऑफ रोटेशन का ओरिएंटेशन ही क्या है, यानी वो किस तरह से है। तो यहां पर देखिए हॉरिजॉन्टल है इसलिए हम इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। और अगर ये शाफ्ट ऐसे होती तो हम इसको बोलते, अगर ये शाफ्ट ऐसे होती तो हम इसको, ये स्पिंडल ऐसे होता तो हम बोलते इसको वर्टिकल बोरिंग मशीन। तो ये कौन सी मशीन है? हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। क्लियर है चीज। तो देखिए
अगर कोई भी चीज, किसी मशीन का कोई पार्ट उसकी एक्सिस के अलोंग चलता है, तब हम उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और इसके परपेंडिकुलर, यानी ये तो हुआ लॉन्गिट्यूडनल, और इसके 90 डिग्री पर अगर कोई चीज यूं चलती है तब हम उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स या क्रॉस। ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स या क्रॉस। ठीक है, तो देखिए हमें जॉब को जब सेट करना होता है तो वो यों भी चलना चाहिए और यों भी चलना चाहिए। तो दो तरह के, जितने डायरेक्शन में मूवमेंट देना है उतने ही एडिशनल पार्ट्स हमें लगाने होते हैं मैकेनिकल डिवाइस में। तो सबसे पहले बेड के ऊपर गाइडवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ द स्पिंडल, फिर इसके ऊपर टिका होता है सैडल, यानी सैडल को यूं सरकाया जा सकता है। फिर सैडल के ऊपर गाइडवेज होंगे इस तरह से, इनके ऊपर टिका हुआ होगा एक दूसरा सैडल, यहां पर मैंने नहीं दिखाया है, तो एक दूसरा, इस टेबल को भी अपन सैडल मान लेते हैं। तो अब ये इस तरह से मूवमेंट करेगा। क्लियर है चीज? तो देखिए जॉब को यूं चलाना है तो केवल इसको चलाएंगे, और जॉब को यूं चलाना है तो केवल इसको चलाएंगे, और जॉब को यूं भी चलाना यूं भी चलाना, दोनों को एक साथ चलाएंगे। ये मशीन में सारी अरेंजमेंट होते हैं। अब इतने भारी भरकम को चलाएगा कौन? तो देखिए ये सब मोटराइज होते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया था, एक स्क्रू होता है, लीड स्क्रू होता है, ऐसे ही यहाँ पर एक चूड़ीदार स्क्रू होता है, एक शाफ्ट होती है। ठीक है, और एक नट, उस शाफ्ट पर नट कसा हुआ होता है, और वो नट लगा होता है, वो नट इस टेबल के या जो भी चीज मूव करनी है उस पर फिट होता है। तो जब हम उस शाफ्ट को घुमाएंगे, जैसे मान लेते हैं ये शाफ्ट है, स्क्रू वाली शाफ्ट है, इसको मैं घुमाऊंगा तो इस पर जो नट लगा हुआ आगे पीछे चलेगा, और मान लेते हैं वो नट इस टेबल से वेल्डेड है तो टेबल आगे पीछे चलेगी। तो ये कॉमन व्यवस्था होती है। और इन स्क्रू को कौन घुमाता है? मोटर घुमाती है। क्लियर है चीज? तो देखिए एक सैडल हुआ, सैडल के ऊपर दूसरा, ये तो लॉन्गिट्यूडनल मोशन, ये ट्रांसवर्स मोशन। फिर मान लेते हैं कि टेबल को इस ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष, यानी यों भी टिल्ट करना है, यों भी टिल्ट करना है, एंगुलर। ठीक है, तो एंगुलर टिल्ट करना है तो इसको हम कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं ये टेबल है, अब इस टेबल को यों सरकाना है, यों सरकाना है, ये तो हमने कर लिया, और मान लेते इसको यों टेढ़ा करना है, इस तरह से एंगुलर इसको पोजीशन सेट करनी है। तब हम कैसे करें? तो देखिए ये तो लीनियर स्लाइड है, सरल रेखीय जो गति होती है। इसी तरह से एक हम सर्कुलर गाइडवेज टेबल के नीचे की तरफ होता है, यानी एक नाली कटी हुई थी, जो भी सेटिंग होती है इसके अंदर एक सर्कुलर गाइडवेज होता है, उस पर ये टिका हुआ होता है। तो हम इसको आसानी से इस तरह से ऊर्ध्वाधर अक्ष के सापेक्ष घुमा सकते हैं, यानी सभी व्यवस्थाएं इस मशीन में होती है। तो देखिए सैडल के ऊपर दूसरा सैडल, फिर इसके ऊपर सर्कुलर गाइडवेज यानी तीसरा सैडल हो गया, उसके ऊपर टेबल होती है। टेबल जो है वो जैसा भी मान लेते हैं केवल सैडल और टेबल है, तो टेबल के ऊपर जॉब कसा जाता है। इस टेबल के ऊपर टी स्लॉट्स कटे हुए होते हैं, जैसे आपने मिलिंग मशीन वगैरह में पढ़े होंगे। टी स्लॉट क्या होता है? यदि मैं इसको इधर से देखूं तो टी स्लॉट्स क्या होते हैं? देखिए टी स्लॉट्स इस तरह से बने हुए होते हैं। टी स्लॉट्स यदि मैं आपको समझाना चाहूं, इस तरह से टी स्लॉट्स होते हैं टेबल में। ये टेबल है, ये टी स्लॉट्स है। तो देखिए इसमें हम उल्टा यानी हेड नीचे और चूड़ियां ऊपर, टी बोल्ट होते हैं, तो बोल्ट को मैं इसमें उल्टा यूं फंसा सकता हूं। यहां से मैंने ये हेड इसका इधर से डाला और सरका के यहां ले आया। अब इस बोल्ट को ऊपर खींच सकते हैं क्या? नहीं निकलेगा। तो जो भी जॉब कसना है वो यहां पर बीच में रखते हैं और इसके ऊपर नट कस के जॉब को कस सकते हैं। इसको बोलते हैं टी स्लॉट्स। और क्या लगते हैं इसमें? टी बोल्ट्स। तो हर एक मैकेनिकल मशीन में यानी मशीन टूल में जहां टेबल काम आती है उस पर जॉब को कसने के लिए, सेट करने के लिए टी स्लॉट्स कटे हुए होते हैं। तो अब यहां पर देखिए टेबल में जॉब को किसी भी तरह का मूवमेंट देना पॉसिबल हो गया। एक सैडल लॉन्गिट्यूडनल, एक सैडल क्रॉस, और फिर इसके ऊपर सर्कुलर गाइडवेज, उसके ऊपर टेबल। क्लियर है चीज? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। देखिए ये दूसरा कॉलम और है, एंड सपोर्ट कॉलम या बार होल्डर।
ठीक है। इसमें ये भी ठीक इसी तरह का कॉलम होता है। इसमें यहाँ पर एक ब्लॉक लगा हुआ था, यहाँ पर हेड स्टॉक है, ऐसे यहाँ पर एक ब्लॉक होता है। जैसे मान लेते हैं ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में एक होल होगा, उसमें बियरिंग लगा हुआ होगा, यानी फ्रिक्शन लेस करने के लिए। तो यहां से जो ये बोरिंग बाहर आएगी, ये इसके अंदर टिकेगी। तो यानी इसको ये पूरा हो गया तो ये यूं आएगी और ये इसके अंदर आके टिक जाएगी। तो इसको सपोर्ट हो गया। अब ये यूं इधर उधर लोड पड़ेगा, कटिंग फोर्सेस पैदा होंगे, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी, एकदम परफेक्ट बोरिंग होगी। इसको भी हम ऊपर नीचे स्लाइड करके सेट कर सकते हैं। क्लियर है चीज? तो देखिए, अब इसमें ऐसी व्यवस्था भी होती है कि यहां से इसको हम सेट करेंगे जॉब में, जहां भी सेंटर है या जहां भी इसको ड्रिल करना है, मान लेते हैं इसके ऊपर जॉब रखा और हमें ड्रिल करना है, इसको ऊपर करना है, तो उसी हिसाब से इसको भी ऊपर नीचे करना होगा। तो देखिए, इस बोरिंग मशीन में दो तरह की व्यवस्थाएं होती हैं। कैसे? इन दोनों को इंडिपेंडेंटली भी ऊपर नीचे किया जा सकता है और एक साथ भी सिंक्रोनाइज्ड भी इन दोनों को ऊपर नीचे किया जा सकता है। कैसे? एक यहां पर लीड स्क्रू होगा, बेस में लीड स्क्रू होगा और वो इसके वर्टिकल लीड स्क्रू से जुड़ा हुआ होगा। जब वो घूमेगा तो दोनों एक साथ ऊपर नीचे घूमेंगे। ये जो है इसको भी हम आगे पीछे सरका सकते हैं। देखिए, ये एक सिंबॉलिक है, मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर डिपेंड करेगा कि ये मशीन में किस किस तरह के मोशन दिए जा सकते हैं। क्लियर है चीज? चूंकि ये मशीन बहुत भारी भरकम होती है, महंगी होती है, तो केवल और केवल ये जहां मास प्रोडक्शन चाहिए, जहां इसकी कॉस्ट को जस्टिफाई किया जा सकता है, वहीं पर ये मशीन यूज होती है। तो देखिए, जो पार्ट्स मैंने बताए थे कि एसेंशियल पार्ट्स, उसमें एक बेड होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, टूल होल्डिंग डिवाइस होनी चाहिए, जॉब होल्डिंग डिवाइस होनी चाहिए और आपस में सापेक्ष गति, रिलेटिव मोशन देने के लिए इसमें व्यवस्था होनी चाहिए। जो सभी व्यवस्थाएं इसमें हमें दी गई है। क्लियर है चीज? तो ये सारी जो थी, ये कंस्ट्रक्शन था, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हॉरिजॉन्टल टेबल टाइप हॉरिजॉन्टल बोरिंग मशीन। तो मैं समझता हूं कि आपको इसकी बनावट यानी कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। अब आप इसका वीडियो देखिए, मैंने वीडियो क्लिप्स भी तैयार की हैं। ये वीडियो क्लिप्स मैंने यूट्यूब से ली हैं और मैं उन सभी पब्लिशर्स जिन्होंने ये यूट्यूब पर क्लिप्स डाली है उनको थैंक्स बोलता हूं कि मैंने उनकी वीडियो क्लिप्स को इलस्ट्रेटिव, इस लेक्चर को इलस्ट्रेटिव बनाने के लिए मैंने उनको यूज किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अभी चाल में चला दो। अब ये चाल चल गई, आगे पीछे की, पीछे जा रही है, अभी चल रही है। टेबल अभी रैपिड उसमें फीड में घूम रही है। ठीक है, इसको रैपिड में चलाना। ठीक है, अब ये डायरेक्शन रिवर्स कर दो, जो ये चल रही है इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दो। ठीक है, ऊपर जा रही है। फीड में ऊपर जा रही है। ठीक है, नीचे ले आओ इसे रैपिड में। ठीक है, अभी रैपिड में ऊपर। ठीक है, ये साथ साथ। ठीक है, अब उनको ऊपर लेके जाना दोनों को। ठीक है, सेंटर और ये साथ साथ में ऊपर बढ़ रहे हैं। दादा
स्पीड में चल रहा है। रैपिड, एक मिनट रुको 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 रुको। हाँ दिखाओ, ये अंदर चला गया। ठीक है जी। हाँ स्पिंडल की स्पीड दिखाओ। ये तेज हो गया। ठीक है, कम हो गई। ठीक है, चला दो, एक बार चला के छोड़ दो।